शासकीय आवास पर सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियों के लिए दिए दिशा निर्देश। देहरादून में राज्यपाल गुरवीर सिंह ने 13 जिलों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री से भरे ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना। विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में काम जारी। विधानसभा अध्यक्ष का बयान, शुरुआत के दिनों में होगी परेशानी लेकिन बाद में मिलेगी बड़ी राहत। आतंकी हमले को लेकर योगनगिरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में मॉक ड्रिल। 2 आतंकियों ने बम के धमाके के बाद यात्रियों को बनाए बंधक। हरिद्वार गावड़ मेले के दौरान आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखा। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए। ग्राउंडिंग सेरेमनी रुद्रपुर में की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए 3.5 लाख करोड़ के MOU में से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से राज्य के 13 जिलों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस समिति से जुड़े युवाओं से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कंबल, दरी, किचन का जरूरी सामान भिजवाया है। राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कार्य की सराहना की है। कुछ बहुत सौभाग्य का दिन और बहुत एक गर्व सा हो रहा है कि रेड क्रॉस न्यू दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से ये जो सामग्री यहाँ पर आई है और उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, अपने आप में एक बहुत उच्च स्तरीय मानवीय सेवा है। ये मानसून के टाइम के ऊपर में चैलेंज रहता है और हिमालयस के अंदर में स्पेशली एक खास तौर पर होता है, लेकिन ये भावना कि हम किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हम अपने समाज की सेवा करें, ये भावना और प्रेरणा सचमुच एक बहुत सुंदर है। इसके अंदर में जो सामान सामग्री आज जा रहे हैं, ये अवश्य है कि ये किसी जरूरतमंद को मदद करने वाला है और ये निस्वार्थ सेवा है। और रेड क्रॉस की इतिहास के अंदर में भी जो सबक सीखे हैं हमने, वो बहुत ही गहरे हैं कि किस प्रकार से निस्वार्थ तरीके से सेवा की जाए, जरूरतमंदों को सेवा की जाए और हर एक चुनौती के लिए तैयार। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आने वाले सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अहम है, बल्कि कार्य प्रणाली को डिजिटल और स्मार्ट बनाने का एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। ऋतु खंडूरी ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे लागू की जाएगी ताकि विधायक और अधिकारी तकनीकी प्रणाली को अच्छे से समझ सके और उसमें सहज हो सके। उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमें कागज का उपयोग कम करना होगा, जो कि पर्यावरण हित में एक जरूरी कदम है। धीरे धीरे होगा। पेपरलेस हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और होना भी चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेपरलेस की ओर बढ़ें। आसान भी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बटन से के दबाने से आपको फटाफट अपने सवाल भी दिख जाएंगे, जवाब भी दिख जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको पेपरलेस करें। तुरंत तो नहीं होगा क्योंकि सभी को कष्ट होता है, शुरू
शुरू में समझने में, देखने में, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अब क्योंकि शुरू हो गया है और दोनों सदनों में आपको पेपरलेस ही करना है, तो धीरे धीरे हम भी सीखेंगे, हमारे अफसर भी सीखेंगे और साथ ही साथ विधायक लोग भी इस पे को सीख के और फिर इसी से काम करेंगे। कावड़ मेले के दौरान आपको बता दें कि कावड़ मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कावड़ मेले के दौरान किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए योगनगरी रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास में ये परिदृश्य दर्शाया गया कि 2 आतंकियों ने बम धमाका कर यात्रियों को बंधक बना लिया है। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, एटीएस, बीडीएस, एसओजी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने आतंकियों को ढेर कर बंधकों को सकुशल छुड़ा लिया है। ये मॉक ड्रिल पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आईपीएस तृप्ति भट्ट, एएसपी अरुणा भारती और डीएसपी स्वप्निल मोयाल के नेतृत्व में की गई। अभ्यास के अंत में अधिकारियों ने सभी टीमों को सुधार और बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई। पी महोदय के आदेश अनुसार संपूर्ण कांवड़ क्षेत्र में हमने मॉक ड्रिल कराई। इसमें काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कराई ताकि कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी ना हो सके। इसमें कई सारी एजेंसीज ने मिलके ये एक्टिविटी करी, जैसे कि आरपीएफ, जिला पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर पुलिस और मेडिकल सर्विसेज, एटीएस। संपूर्ण एक्सरसाइज को सभी लोगों ने समन्वय स्थापित करके अंजाम दिया। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कावड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गैर हिंदू प्रवेश पर रोक है। उन्होंने कहा कि सरकार से जिहादियों का हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश न करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान मांसाहार पर प्रतिबंध रहेगा। कावड़ की पतिव्रता को देखते हुए साधु संत किसी कीमत पर इस बार जिहादियों को कावड़ क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर कावड़ यात्रा में इस्लाम के जिहादियों ने प्रवेश किया तो हरिद्वार की सड़क पर साधु आ सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रशासन से सख्ती से नियम पालन करने की मांग की है। लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अभी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान है, तो प्रत्येक सनातनी का काम है और उस काम को यशवीर ने किया है। या यशवीर जैसे और जवान लोग खड़े हों तो उनका हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। देहरादून कैनाल रोड स्थित बाला सुंदरी मंदिर के पास भारी बारिश के चलते एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इस सूचना पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और मुख्य मार्ग से लगी क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि राज्य में अपराधों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच को लेकर दीपम सेठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने भाग लिया। डीजीपी ने गंभीर अपराधों की विवेचना में पारदर्शिता, समयबद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अनिवार्य बताते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट का वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अपराध आधारित एसओपी तैयार की गई है, जिसे नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 5 सदस्यीय विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालातों का अध्ययन करेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन के निर्देश पर यह टीम 2 से 3 दिन हिमाचल में रहकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेगी। दल वहां शासन प्रशासन की ओर से किए गए आपदा प्रबंधन कार्यों का विश्लेषण करेगा। अध्ययन के बाद विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी जाएगी। अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल के अनुभवों के आधार पर उत्तराखंड में भविष्य के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना है। प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति काफी कुछ सामान्य है। जैसे हम आपदा से लगातार आपदा को फेस करते रहते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा को फेस करती रहती है। चीफ सेक्रेटरी सर ने निर्देश दिया है कि एक बार वहां जाके देख लें हम लोग कि आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कार्य होता है, हम किस तरह से काम करते हैं हमें पता है, अन्य लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे सदस्य जो राज्य है वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो एक बार देख के अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो उसको अडॉप्ट करने में तो नुकसान नहीं है। तो उसको देखने के लिए टीम हमारी निकल गई है और टीम वहाँ 1-2 दिन रह के पूरा देखेगी कि किस तरह से आपदाएं आती हैं, किस तरह से उपाय करते हैं राहत बचाव के, किस तरह से रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, राहत राशि वितरण में किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाते हैं। डिटेल में स्टडी करके आएगी, फिर उसका कस्टमाइज करते हुए अपनी आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड में किस तरह से उसका हम काम करेंगे, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, फिर सक्षम स्तर पर विचार करते हुए हम लोग उसको अडॉप्ट करने पर। हरिद्वार में जिला सैनिक कल्याण परिषद की त्रैमासिक बैठक मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी और पूर्व सैनिक शामिल हुए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त विंग कमांडर डॉक्टर सरिता पवार ने कुशल संचालन करते हुए सभी का स्वागत किया और पूर्व सैनिकों की समस्याएं प्रस्तुत की। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कई समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कोंडे ने पूर्व सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की और उनकी समस्याओं के प्राथमिकता आधारित समाधान का आश्वासन दिया। लोगों ने सैनिक कल्याण परिषद की एक बैठक की जिसमें हमारे सभी जो पूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, वो आए थे। उन्होंने कई मुद्दे जो हैं, कुछ उनके पर्सनल मुद्दे थे, कुछ शहीद स्मारक को लेकर मुद्दे हैं, सभी मुद्दे जो उठाए गए थे उसमें तत्काल कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया। 26 तारीख को जो है ये सम्मेलन कार्यक्रम जो किया जाएगा, जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें जो हमारे वेटरन्स हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जिसकी कार्रवाई जो है अच्छे स्तर पे और वृद्धि स्तर पे की जाएगी। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार अपने 4 साल को ऐतिहासिक और उपलब्धि भरा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर फेल बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के 4 सालों को असफल बताते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी सरकार नाकाम है। वहीं पिछले दिनों चर्चा में रहे भाजपा नेत्री की ओर से अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार में धकेलने के मामले को लेकर भी कांग्रेसियों ने सरकार और भाजपा पर सवाल उठाया है। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, जैसे कि आपको विदित है। ये पूरे 4 साल महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध और आपराधिक घटनाओं में लिप्त भाजपा पदाधिकारी और लोकतंत्र के चीरहरण में लिप्त मुख्यमंत्री धामी के 4 साल हैं। चाहे हरिद्वार में अनामिका शर्मा का मामला हो, भाजपा की पूर्व महिला नेत्री जो अपनी ही बेटी के दुष्कर्म में लिप्त पाई गई, आज जेल की सलाखों के पीछे है। चाहे अभी पिछले दिनों एक 4 साल की मासूम की हत्या हुई और शर्म की बात यह है कि उस बच्ची के शव को भी उसके माता पिता ने बरामद किया सुरंग में जाकर, जो कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर चारधाम यात्रा की सफल व्यवस्था के लिए आभार जताया। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सरकार की आपात सेवाओं को सुविधाओं और मार्ग प्रबंधन की सराहना की। प्रतिमंडल ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिली है। मुख्यमंत्री ने भी समर्पित प्रशासन और टीम के प्रयासों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के संतुलन के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। उत्तराखंड में हो रही बरसात के कारण हल्द्वानी के आसपास नदी में जलभराव होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
ताजा मामला चोरगलिया की गोला नदी का है, जहां नदी उफान पर है। वहीं लगातार 5 दिन का अलर्ट उत्तराखंड में होने के बाद भी प्रशासन सतर्क मोड पर है। सभी एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने नदी किनारे बसे लोगों को वहां से जल्द हटाने का निर्देश जारी किया है। लगातार पुलिस की ओर से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना विकास समिति के चुनाव में निर्विरोध जीत के अध्यक्ष बने ओमवती पाल और उपाध्यक्ष हरभजन सिंह के साथ तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर बधाई दी। साथ ही डोईवाला ब्लॉक के दुधली क्षेत्र पंचायत सीट पर निर्विरोध बीडीसी बने कांग्रेस नेता गौरव सिंह को भी बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसान राजनीति में कांग्रेस ने हमेशा किसान हित की बात कही है, इसलिए समिति में चुनाव में कांग्रेस के लोगों की जीत हुई है। वहीं पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीत रहे कांग्रेस प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत डोईवाला ब्लॉक बीडीसी के निर्विरोध निर्वाचन से हो चुकी है। लोगों का मैं वैसे भी बड़ा आभारी हूं, और चीनी मिल वाले मामले में जहां तक भी है, लोग कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को विश्वास करते हैं, और उसी का परिणाम ये शानदार जीत है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक और अच्छी शुरुआत यहाँ हुई है, डोईवाला के लोगों को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने ये निर्विरोध चुना है। तो निर्विरोध चुनाव अपने आप में एक बड़ी बात है, तो उसके लिए मैं गिन्नी भाई को बहुत बहुत बधाई। हम तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर इन्होंने ये समय क्यों छांटा, ये मेरी समझ में भी नहीं आया। ये इस चुनाव को 10 दिन पहले भी कर सकते थे, कौन रोक रहा था इनको, लेकिन इन्होंने उस समय तो जानबूझ करके देरी की, और जब मानसून आया की संभावना आई तो इन्होंने फौरन डेट डिक्लेयर कर दी, और वो भी जनता के दबाव में और कोर्ट की डर से की। अब मानसून के अंदर चुनाव सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो, ये देखना सरकार का दायित्व। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए। इन दौरान जियोथर्मल नीति पर कैबिनेट की मुहर लगी। पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी मिली। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए। 132 से 156 संख्या हुई। जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ी है। नए खनिजों के लिए जिला और प्रदेश में खनन न्यास बनेगी। बेटा 18 साल का होने पर अब वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। कैबिनेट ने प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से चलाई गई क्लस्टर योजना के तहत विद्यालयों के समायोजन का चंपावत जिले में जगह जगह विरोध होने लगा है। जिले के पार्टी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज टांड को 35 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज चौड़ा पीता में समायोजन किए जाने पर क्षेत्र के ग्रामीण भड़क उठे हैं। बुधवार को टांड के निर्विरोध ग्राम प्रधान शेखर गढ़कोटी के नेतृत्व में ग्रामीणों और अभिभावकों ने भारी बारिश के बावजूद विद्यालय के समायोजन होने पर शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जीआईसी टांड में जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यालय का समायोजन करने पर उग्र आंदोलन की इस दौरान चेतावनी भी दी गई है। ये लोग क्लस्टर विद्यालय का विरोध करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों के लिए ये संभव नहीं है। 25 किलोमीटर दूर जाना है। सभी लोगों ने यहाँ पे आके क्लस्टर विद्यालय के विषय में अपनी राय यहाँ पे रखी, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। जबकि हमारे यहाँ से विद्यालय चौड़ा पिता में, जिसमें क्लस्टर विद्यालय का एक प्रारूप जो बनाया गया है, ये विद्यालय हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जहाँ सरकार पलायन रोकने के लिए कार्य कर रही है, दूसरी तरफ अगर इस तरह से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्लस्टर विद्यालय के रूप में दूसरी जगह अगर शिफ्ट किया जाएगा तो हमारे पलायन की जगह यहाँ पे पलायन और बढ़ेगा। लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, यही चीजें मेन होती हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में खड़ा सैकड़ों साल पुराना पेड़ बरसात और तेज हवाओं की वजह से गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दुकान और मंदिर परिसर की पुलिस चौकी आ गई है। पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है।
खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई है। दोनों अपराधी पहले भी कई संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं और रिहा होकर दोबारा गिरोह सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि जिस पर देर रात सफल कार्रवाई की गई है। पूछताछ जारी है और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश तेज की गई है। अभियुक्त है, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन 2 की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और 1 सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया तो 4 असले बरामद हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ 7 वेपन इन्होंने और जो है सप्लाई किए हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जिसके लिए हमारी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं। तो इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया है जिससे कि भविष्य में ये इस प्रकार की कोई वारदात कर पाते। उत्तराखंड के थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के ब्रह्मपुर स्थित राम तपस्थली आश्रम के पास गंगा में स्नान के दौरान 2 महिलाएं बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तेज बहाव के चलते अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं रामकथा में शामिल होने मध्य प्रदेश के मोरियाना से आई थी और सुबह 6:30 बजे गंगा स्नान करने घाट पर गई थी। तभी अचानक गंगा के तेज बहाव में बह गई। लापता महिलाओं की पहचान मनु उपाध्याय और उनकी पुत्री गौरी के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की निगरानी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे गहरे पानी में जाने से बचें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बाराही धाम देवीधुरा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला इस साल 5 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य आकर्षण बग्वाल 9 अगस्त को संपन्न होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेला समिति के पदाधिकारियों के साथ विभागीय अधिकारी, व्यापार मंडल प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। चंपावत में देवीधुरा मेले को लेकर सारे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इस साल मेले में जो हमें एक्सपेक्टेशन है, लगभग 1.5 लाख के करीब, 1 से 1.5 लाख के बीच में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पुलिस व्यवस्था का पहलू है वो यातायात प्रबंधन है। उसमें हमने सीओ चंपावत को नोडल बना के इसमें बृहद स्केल पे यातायात प्लान बनाने जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे वीआईपीज का आगमन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है, तो उनके प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर की जाएगी। उसके अलावा श्रद्धालुओं में भारी संख्या में महिला तथा छोटे बच्चे इनका भी आगमन होता है, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिसकर्मी भी पर्याप्त संख्या में यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती जहाँ पर आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग करेंगे। सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है और मेला जो है ये हमारे जो संस्कृति है उसकी एक धरोहर है। ये मेला प्रत्येक वर्ष जो है इसका संचालन किया जाता है। इस बार ये 5 तारीख से 16 अगस्त तक ये है। मुख्य कार्यक्रम 9 अगस्त के बारे में बताया गया है। मेले को सफल बनाने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और संसाधन जो यहाँ पर दिए जाने हैं, उसके संबंध में आज मेला समिति और जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनको साथ लेकर उस पर बैठक हुई है। साथ ही राज्य सरकार इस मेले के माध्यम से जो लाभकारी योजनाएं हैं और अन्य जो हमारी कार्य हैं उसको भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके बीच पहुंचाना का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।